नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी इसका चैप्टर 8 जिसका नाम है सुधा मूर्ति, इसके लेखक हैं संकलित, इसका अभ्यास करेंगे। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, यानी कि वह सब काम कर सकती हैं। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा यानी कि आरोग्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए, यानी स्त्री पुरुष ये जाति भेद और लिंग भेद का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर से गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंगे फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, या हाँ यही तो लिखा था। उसने नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी, यानी कि उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। विदेश से उसने जो ग्रेजुएशन का अभ्यास किया था, कॉलेज का अभ्यास किया था, उस परीक्षा में उन्हें रिसर्च करना था और रिसर्च में उन्हें छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और उसके कुछ पैसे स्कॉलरशिप के रूप में कुछ पैसे उसको मिलने वाले थे और मिल रहे थे। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। वह खुद भी विदेश में जाकर और आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, यानी वह देखती है कि यहाँ पे तो कितना भेदभाव है, स्त्री और पुरुषों को समान नहीं गिना जाता। बात उसे कुछ पची नहीं, यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी, यानी वह जब पढ़ाई में अपनी क्लास में हमेशा प्रथम नंबर लाती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी जो उसके साथ कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा उस क्लास में वह अकेली लड़की थी, बाकी सब पुरुष ही थे। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उससे कुछ तो करना ही होगा। यह सोचती है कि नहीं मुझे तो कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह उसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेज़ी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया केवल टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। उसके प्रमुख का सर्वोच्च अधिकारी यानी उच्च अधिकारी का पता तो नहीं था, पर यह पता था कि उस कंपनी के जो प्रमुख हैं वह JRD टाटा हैं। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुषों के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। यानी मैं हैरान हूँ कि आपने भारत के योगदान में इतना बड़ा योगदान दिया है और उसके विकास के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है और उसी कंपनियों और संस्थान में मैं भी पढ़ती हूँ, पर ये कंपनी में स्त्री पुरुष का भेदभाव देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा भेदभाव क्यों है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा, यानी उसने जो पोस्ट किया था उसका उसे जवाब मिलता है, उसे पत्र आता है। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर के साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, यानी कि
कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार यानी उसे रूबरू बुलाने का पत्र आया। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची और साक्षात्कार आरंभ हुआ, यानी उसका इंटरव्यू रूबरू जो मिलना था वह उसकी शुरुआत हुई। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, यानी प्रेम से उसे कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारे जैसी मेधावी लड़कियों का अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, यानी कि तुम्हारे जैसी होशियार लड़कियाँ होती हैं उनको ऐसे अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें कहाँ से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद, उस इंटरव्यू के बाद अंत में वह वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। तो टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी, जिसका नाम है सुधा कुलकर्णी। उन्होंने टाटा कंपनी में काम किया, वह टाटा कंपनी में काम करने वाली पहली स्त्री ही थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। वहाँ कंपनी में काम कर रहे नारायण मूर्ति के साथ उनका विवाह हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1882 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 8 साल की नौकरी करने के बाद उन्होंने 1982 में वह कंपनी को छोड़ा और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। अब वह बेंगलुरु में इन्फोसिस कंपनी उसने अपने पति के साथ रहकर खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। बेलारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी यानी कि अच्छी बड़ी हॉस्पिटलें, चिकित्सा यानी कि बड़ी हॉस्पिटलें उपकरण उपलब्ध करवाए। उसमें हॉस्पिटल में काम आने लायक उपकरण उसने उपलब्ध कराए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेलारी, गुलबर्ग, पंटुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपये लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण किया, यानी स्कूलें उनके लिए खोली। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को, जो होशियार बच्चे थे और अच्छे मार्क्स लाते थे, उनके लिए उन्होंने छात्रवृत्ति दी, यानी स्कॉलरशिप दी और गाँवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। गाँव के लोगों को 300 जितने कंप्यूटर दिए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति, उन्होंने 13 पुस्तक लिखे हैं और उन पुस्तकों की लेखिका जिसका नाम है सुधा मूर्ति, उनके कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला सरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा और राजलक्ष्मी पुरस्कार वगैरह। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया, यानी उसने महिलाओं के लिए काम करने का रास्ता बढ़ाया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ देखेंगे। परिसर यानी कि आंगन, प्रांगण। विज्ञापन यानी इश्तहार, जाहिरात। पेशकश यानी प्रस्ताव। साक्षात्कार यानी
मुलाकात इंटरव्यू, आवेदन यानी अर्जी, त्यागपत्र यानी राजीनामा यानी पद को छोड़ना या त्याग करना, मेधावी यानी तेजस्वी। और यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं। बात न पचना यानी अविश्वसनीय होना, विश्वास न आना, बात गले न उतरना या बात समझ न पाना, फूला न समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, बस की बात न होना, असमर्थ होना, बूते के बाहर यानी अपने हाथ में न होना। कहावत, दिन दूनी रात चौगनी यानी बहुत तेज़ी से। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। और इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इसका स्वाध्याय आपको स्वाध्याय की एक नोटबुक बनाई है, उसमें लिखना है और इस गूगल क्लासरूम में आपको ये स्वाध्याय नोटबुक मुझे सबमिट करवानी है।